जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 है ना। चैप्टर नंबर 4 तक हो चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमने लिथोस्फीयर को आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया, फिर आपके साथ एटमॉस्फेयर को भी किया है ना। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंड्स हाइड्रोस्फीयर, जो कि वाटर है ना। ये जो तीन इंपॉर्टेंट डोमेन्स है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे पृथ्वी के लिए ना। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जितना इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स इस किताब इन किताबों में, इतना ही समझने की कोशिश करिए। ज्यादा हम डेप्थ जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर क्लास क्लास 7 के कोई बच्चे देखते होंगे, उनको फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं जितना किताब में इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसमें इस वीडियो में है ना फ्रेंड्स, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रेंड्स, जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े समुद्र हैं। समुद्र के पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, जिसको हम ओशन करंट बोलते हैं, टाइड्स, वेव्स। अब फिर वो हम उसमें ज्यादा डेप्थ जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जितना इन्फॉर्मेशन है किताब के अंदर हम उतना ही डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज होना। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के सीरीज को है ना, जिसमें आज के इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 यानी कि वाटर है ना। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है फ्रेंड्स, वाटर को लेके हम हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं ना कभी कभी। जैसे आपके नदियों में इतने मतलब नदियां हैं ना फ्रेंड्स, धरती के ऊपर इन सारों का पानी कहाँ जाते होंगे है ना। झरनों के पानी, वाटरफॉल्स, पीटर पटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिशें होते हैं इनके पानी, वाटर टैप्स है ना, घरों में वाटर टैप्स के अंदर पानी आते हैं। और बच्चे है ना फ्रेंड्स, जब बारिश होते हैं तो पेपर के बोर्ड से खेलते हैं, बट नून आते आते ये सारे पानी गायब हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। इसी क्वेश्चन के आंसर को हम ढूंढेंगे क्या क्या होते हैं ना। अब है ना फ्रेंड्स, इन सारों का पानी क्या होता है, इवापोरेट होता है। यानी कि जो इवापोरेशन का क्या मतलब होना फ्रेंड्स, लिक्विड को गैस में चेंज होना। जैसे इस पानी को आप, कहीं पानी होगा तो ये जब ऐसे गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंसेशन के थ्रू ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, क्लाउड्स बनते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा होगा, एक करके हम डिस्कस करेंगे। इन सारों का पानी क्या हो गया, इवापोरेशन हो गया। इनटू वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्या होते हैं गैस में, वो ऊपर चले जाते हैं ना फ्रेंड्स आसमान में। फिर ये क्या होता है, कूल डाउन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कूल डाउन होने के बाद फिर ये इवापोरेशन वाला प्रोसेस चेंज हो गया, कंडेंसेशन हो जाते हैं। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये क्लाउड्स बनते हैं ना, बादलें बनते हैं ना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर वो बादल फिर से जमीन के फिर से धरती पे वापस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, बारिश के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में, स्लिट के फॉर्म में। अब रेन, स्नो, स्लिट है ना फ्रेंड्स, इनके बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हम आगे की क्लास में डेप्थ जाके डिस्कस करेंगे। अब जितना इस वीडियो में है ना फ्रेंड्स, इतना समझेंगे कि जितना इंफॉर्मेशन दे रखा है ना आपकी किताब में, उतना ही हम समझेंगे ना फ्रेंड्स। तो बोलने का क्या मतलब है, धरती के ऊपर चाहे आप रिवर्स, बड़े बड़े नदियां हैं, वाटरफॉल्स है, ओशंस है, बड़े बड़े है ना फ्रेंड्स, महासागर, समुद्र, बड़े बड़े समुद्र, इन सब के पानी क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं ना। इवापोरेट होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, आसमान में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद फिर ये क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं। फिर से धरती पे वापस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ, चाहे आप सारों को मिला के आप प्रेसिपिटेशन बोलते हो ना, प्रेसिपिटेशन। जैसे आपके रेन हुआ, स्नो हुआ, स्लीट हुआ। तो बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारे धरती के ऊपर पानी है कंटिन्यूअसली साइकिल की तरह घूमते रहते हैं ना, तो इसको प्रोसेस को कहते हैं हम वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को हम देखेंगे क्या है। The process of the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle। यानी कि आपके यहाँ पे दे रखा है कि भाई हमारे धरती के ऊपर क्या है, पानी जो है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं ना, और सर्कुलेट होते रहते हैं। जैसे आप देखिए, समंदर का पानी है, इवापोरेशन हो गया। इवापोरेट होने के बाद ये आसमान में इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है, आसमान में चले गए, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर बादलें बन गए ना, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट है ना। फिर जैसे यहाँ पे ग्लेशियर बने ना, स्नो से ग्लेशियर्स बनती हैं। फिर ग्लेशियर जब पिघल जाती है, मेल्टिंग होते हैं, तो फिर ये नदियों के फॉर्म में, स्ट्रीम्स के फॉर्म में, फिर ये ओशन में पहुंच जाते हैं ना। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, अब ये कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं ना। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझे होंगे ना फ्रेंड्स। अभी आप यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। टेरेरियम क्या होता है ना फ्रेंड्स, इट इज एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स है ना। हम बनाते हैं ना घरों में वो स्मॉल हाउस प्लांट्स के लिए, तो इसको कहते हैं हम टेरेरियम प्लांट है ना, टेरेरियम इसी को बोलते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है नीचे।
हमारा पृथ्वी जो है ना फ्रेंड, धरती धरती किसकी तरह है? टेरेरियम की तरह। The same water that exists centuries ago still exists today. अब है ना फ्रेंड्स, पानी क्या है? सेंचुरीज है ना, सालों, हजार साल, 100 साल पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? हमारे धरती के ऊपर एग्जिस्ट है ना। जैसे आपके वो पानी जो इरिगेट करते हैं खेतों के अंदर, कहाँ पे? हरियाणा में। may have flow down the Amazon river is 100 years ago। यानी कि वो पानी, जो पानी आज के हम खेतों में यूज करते हैं ना, किसी भी खेत में, चाहे आप हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ ना, वो हजारों साल पहले हो सकते थे, क्या पता वो अमेजन के पानी हो। दैट मीन्स बोलने का क्या मतलब फ्रेंड्स, वो अमेजन के पानी इवापोरेट होके कहाँ पहुंच गए? आसमान में बादल बन गए ना, फिर वो नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल में नीचे आ गए हरियाणा में, फिर खेतों के अंदर पानी इस्तेमाल होते तो यूज होते, वहां हमने यूज किया है ना। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, पानी जो है ना कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहते हैं हमारे धरती के ऊपर। बोलने का यही मतलब है, बस आज जस्ट आपको समझा रहे हैं ना। तो इस एक्टिविटी को आप पढ़िए फ्रेंड्स, ये इजी है ना, टेरेरियम। तो मेजर सोर्स क्या है अब धरती के ऊपर? जो पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो किन किन सोर्सेस में है? आपकी नदियों के फॉर्म में है, पॉन्ड्स ना, तालाब, स्प्रिंग्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में ना। तो ये सारे पानी हमें धरती को इन वाटर बॉडीज में हमें देखने को मिलते हैं। लाइक सीज कंटेन सॉल्टी वाटर है ना। आपने देखा होगा समंदर का पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो खारा होते हैं, वो पीने के लायक नहीं होते हैं। अब इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थोड़ा समझना जरूरी है। अब जो हमारा हमारा जो समुद्र का पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो खारा है, सलाइन है, एंड इट्स लार्ज कंटेंट। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, समंदर के पानी में अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स है, यानी कि बहुत ज्यादा खारा, यानी कि नमक के पानी, नमकीली पानी है ना। सबसे ज्यादा सॉल्ट पाए जाते हैं आपके सोडियम क्लोराइड, और द कॉमन सॉल्ट दैट यू ईट है ना, जो हम खाते हैं ना फ्रेंड्स, कॉमन सॉल्ट वो पाए जाते हैं आपके समंदर के पानी में। अब यहाँ पे जो आपको एक मैप दे रखा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिखे हैं, जैसे अमेज़न हुआ, नील नदी हुआ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे है ना फ्रेंड्स। मैं आपको एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऑलरेडी, मेजर इंडिया रिवर का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एक वीडियो फ्रेंड्स, आप जाके देखिए। इसका जो मैं है ना फ्रेंड्स रिवर्स का, इसका और एक मैं अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट में एक दिन दे दूंगा, वहां पे आप अच्छे से डिस्कस देख लेना। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, पूरी धरती के ऊपर जो हमारे मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या क्या है? फ्रेश वाटर आप है ना फ्रेंड्स ना, एक है फ्रेश वाटर जो हम अपने ह्यूमन यूज के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हुआ जो सॉल्ट वाटर, अब आप समंदर में जाएंगे या बड़े बड़े ओशंस, सीज में जाएंगे ना, वो पानी पीने के लायक नहीं होता और यूज करने के लायक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है ना। अब फ्रेश वाटर किस फॉर्म में है? हमारे रिवर्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स के ऊपर जो बर्फ होते हैं फिर वो पिघल जाते हैं ना। माउंटेनियस एरियाज में आप जा सकते हो फ्रेंड्स, जाएंगे वहां पे आप देखते हो ग्लेशियर्स होते हैं बहुत सारे। तो इस फॉर्म में ना फ्रेंड्स, जो है ना सरफेस के ऊपर, यानी कि अर्थ पृथ्वी के सरफेस के ऊपर वाटर कितने टाइप्स में है? 2 टाइप में। एक हुआ सॉल्ट वाटर जो हमें यूज में नहीं आते, सेकंड हुआ फ्रेश वाटर तो हम ह्यूमन यूज के लिए, बहुत सारे है ना फ्रेंड्स लिविंग थिंग्स के लिए यूज में आते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके एनसीईआरटी क्लास 7 में है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि वाटर बॉडीज को हम थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स, किस वाटर बॉडी के अंदर कितने परसेंट ऑफ वाटर है वो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे धरती के ऊपर है ना फ्रेंड्स, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी कि चार में से जो है ना फ्रेंड्स, चार में से जो 3 पार्ट वो किसके अंडर है? पूरा हमारा धरती पानी के ऊपर, पानी के अंदर है ना। आप खुद सोच सकते हो फ्रेंड्स, जो धरती के अंदर इतने सारे पानी है ना, ये आप खुद सोच सकते हो। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरिसिटी? इतना पानी है ना, आप खुद सोच सकते हो, यानी कि 4 में से 3 पार्ट तो हमारा पृथ्वी पूरा पानी के अंदर घेरा हुआ है। तो बहुत सारे कंट्रीज वाटर स्कैरिसिटी, यानी कि पानी की किल्लत वहां पे क्यों हो रहा है? क्यों? बस इसी पॉइंट को हमें यहाँ समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रखा है ना, इज ऑल द वाटर ऑन द अवेलेबल टू अस? नहीं है ना। अब धरती के ऊपर इतने सारे पानी होने का ये मतलब नहीं है ना कि हम सारे पानी को जाके हम यूज करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया जो ओशंस और सीज के वाटर क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं, यानी कि नमकीले होते हैं ना। अब इसी का टेबल आपको नीचे दे रखा है, उसी टेबल को हम डिस्कस करेंगे। अब ओशंस एंड सीज को मैंने अभी आपको क्या बोला था, सॉल्टी वाटर होता है ना, यानी नमकीले पानी होते हैं, वहां पे 97.3% जो है ना फ्रेंड्स, वो ह्यूमन यूज से पूरा पूरा बाहर है। यानी कि आप खुद सोच सकते हो 100% में से 97.3, लगभग 98% जो है ना फ्रेंड्स, वो ओशन और सीज के अंदर है। इट मीन्स आप खुद सोच सकते हैं फ्रेंड्स, रेस्ट 2-3% खाली फ्रेश वाटर है।
अब उसके ऊपर भी है ना फ्रेंड्स आइस कैप्स, यानी कि ग्लेशियर्स के ऊपर 0.02.2, यानी कि 0.2 खाली ग्लेशियर्स के ऊपर है। बाकी जो ग्राउंड वाटर हुआ 0.68, फिर फ्रेश वाटर लाइक लेक्स, है ना, लेक्स बोलो आपको, इनलैंड सीज है ना फ्रेंड्स, इसमें है 0.09%। फिर एटमोस्फियर के अंदर है आपको 0.0019, फिर रिवर्स के अंदर तो 0.001%। तो आप खुद सोच सकते हो फ्रेंड्स, धरती के ऊपर जो हमें यूज के लिए ना, ह्यूमन यूज के लिए या बहुत सारे लिविंग थिंग्स के यूज के लिए इतने मतलब कम की मात्रा में पानी है। तो बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, हमारा इस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को हमें क्या करना चाहिए, मतलब जितना वाटर यूज है उतना ही यूज करना चाहिए। जैसे हमने कहीं टैप होगा, कहीं अगर कहीं पर टैप ऐसे खोल के रखा होगा ना, उसको बंद कर देना चाहिए ना। इसका मतलब हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे धरती के ऊपर इतना ज्यादा पानी है तो इसको कंटिन्यू इसको फ्लो होने दो, है ना। तो बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, आप देखिए ओशियंस के अंदर इतने सारे पानी खा रहा है, यानी कि धरती का जो है ना फ्रेंड्स मेजर पड़े, अभी हमने बोला 3/4 ऑफ द लैंड, जो पृथ्वी जो है ना अर्थ सरफेस, वो पानी के अंदर है बेशक, मगर इस 3/4 के अंदर जो 97.3% जो है ना फ्रेंड्स, वो समुद्र के अंदर, यानी कि समुद्र का पानी सॉल्टी है, हम यूज तो कर नहीं सकते है ना। दैट मीन्स हमें मतलब कितना इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, हमें इस फ्रेश वाटर को बचा के रखना है ना, यानी कि ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को हमें क्या करना है, बचाना है। अब सैलिनिटी क्या होता है ना फ्रेंड्स, देखिए सैलिनिटी होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर कितने सॉल्ट है ना, यानी कितना नमक है, उसी को हम बोलते हैं सैलिनिटी। यानी कि 1000 ग्राम कहीं पानी होगा, उसके अंदर सॉल्ट कितने हैं, यानी कि नमक कितने हैं, उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी। एवरेज सैलिनिटी पूरे पूरे धरती के ओशंस पे है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, है ना, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, है ना, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो इस तरह से है ना फ्रेंड्स, हमारे एवरेज क्या है ओशंस के अंदर सॉल्ट है। ये हुआ आपके 35 एवरेज, आप इस बात को याद रखिए। सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद है आपके, थोड़ा हम नीचे देखेंगे फ्रेंड्स क्या होता है। ये आपके डेड सी जो है ना फ्रेंड्स, इसराइल में जब आप जाएंगे ना, इसराइल इस साइड से है और जॉर्डन इस साइड से है, जब वहां पे आप अगर जाएंगे ना घूमने, तो वहां पे क्या होगा ना फ्रेंड्स, डेड सी के, अब अगर आप डेड सी में ऐसे तैरेंगे ना, स्विमिंग करेंगे, वहां पे स्विमर्स ऊपर फ्लोट होता है, यानी कि वो डूबते ही नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे डेड सी इज इन इसराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स, यानी कि आप देखिए एवरेज कितना मैंने बोला था ऊपर आपको 35, अगर आप डेड सी में जाएंगे ना, वहां पे 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर के अंदर वहां पे कितने हैं, 340 ग्राम्स ऑफ सैलिनिटी। देखिए कितने मतलब वहां पे कितने ज्यादा सैलिनिटी है ना उस डेड सी के अंदर। दैट मीन्स स्विमर्स कैन फ्लोट इन इन इट बिकॉज द इंक्रीजेस सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, यानी कि अब डेंसिटी बन जाएंगे ना, जितना जितना आप उसमें सॉल्ट डालेंगे वैसे ही पानी का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दैट्स वाई वहां पे स्विमर जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वहां पे जो लोग तैरते हैं ना, उसके अंदर डेड सी के अंदर डूबते ही नहीं है। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं ना फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। यानी कि धरती का जो एवरेज है ना सॉल्ट समुद्र के अंदर, वो कितने हैं, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। बट ऑन द अदर साइड जब आप डेड सी में जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे क्या है, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर वहां पे कितने हैं सॉल्ट, 340 ग्राम्स। दैट्स व्हाई आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो फ्रेंड्स, डेड सी का जो लोग फ्लोट करते हैं ना, इतना तो आप कर सकते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और अभी क्या बोल रहे थे फ्रेंड्स हम कि धरती के ऊपर 97.3, यानी कि 97.3% जो है ना धरती के ऊपर जो पानी है ना, वो किसके अंदर है, ओशंस एंड सीज के अंदर, यानी कि पीने के लायक से बाहर है ना, बिल्कुल बाहर। अब आपके ग्लेशियर्स पे बनते हैं कुछ ग्राउंड वाटर, जो फ्रेश वाटर जाए लाइक सी लेक्स है ना, एटमोस्फियर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो, और रिवर्स के अंदर 0.001%। तो आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर कितना मतलब स्कैर्सिटी है ना। दैट्स व्हाई कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा पानी की किल्लत होती है, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज में ना। अब ये जो एक्टिविटी जो है ना फ्रेंड्स, वो आप देखिए, टेक 2 liters ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आप ले लीजिए 2 लीटर, यानी 2 लीटर पानी अपने हाथ में ले लीजिए, और मानिए कि इतना मतलब पूरे धरती पे हमारे पृथ्वी के ऊपर मतलब इतना ही पानी है ना, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल्स इनटू अनदर बाउल, यानी कि 12 स्पून्स, यानी कि 12 चमचे जो है ना फ्रेंड्स, आप पानी अलग करिए और दूसरे किसी वेसल में डालिए। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड
इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर, यानी कि 2 लीटर से आपने कितना निकाला, 12 स्पून है ना, बाहर निकाल के किसी और एक वेसल्स में डाल दिया। रेस्ट जो पहले वाले जो वेसल में जो बचते हैं ना, आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, वो आप क्या समझिए, हमारे ओशन एंड सीज के पास इतना पानी है, दैट मीन जो आपने 12 स्पून निकाला ना, वो खाली क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है। तो खुद सोच सकते हो फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर की कमी कितने हैं हमारे धरती के ऊपर, है ना। वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सलाइन, है ना। जो आप खुद सोच, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स कि ओशन और सीज के अंदर जितना भी पानी है ना, वो क्या है, सॉल्ट है, वो हमारे ह्यूमन कंज्यूम के लिए फिट नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हो फ्रेंड्स, एक वेसल में आपने 2 लीटर पानी डाले, वहां से आपने 12 स्पून निकाल के किसी और वेसल में डाल दिए। अब वो जो 12 स्पून आपने, अब 2 लीटर के अंदर जो 12 स्पून हुए तो कुछ नहीं है ना, 2 लीटर से 12 स्पून जो निकाल रहे हो ना, वो हुआ खाली फ्रेश वाटर। तो आप खुद सोच सकते हो फ्रेश वाटर की कितनी कमी है ना। 12 स्पून ऑफ वाटर दैट was taken in the bowl is total amount of fresh water on earth, यानी कि जो 12 स्पून निकाला वो क्या है, फ्रेश वाटर। अब इसी से ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम फिर नीचे देखेंगे क्या क्या है। अब पानी बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर जिंदा रहना है तो हमें पानी को बचा के रखना होगा ना, एक एक ड्रॉप्स को। हम अपने प्यास बुझाते हैं पानी से, ये सबको पता है। डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। हम बहुत केयरलेस है ना फ्रेंड्स। आपने तो देखा हो, मतलब हमारे है ना, देखा होगा कि पानी को हम किस तरह से यूज करते हैं। पानी को केयरलेस हमें यूज नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी टैप खोला हो ना, वहां पे बंद कर देना चाहिए, या हम सबका ड्यूटी बनते हैं ना। और जहाँ जहाँ पे लोग पानी को है ना फ्रेंड्स केयरलेस यूज कर रहे हैं ना, वहां पे हमें अवेयरनेस देना चाहिए पब्लिक के अंदर, है ना। तो ये अपने आप में एक अच्छी काम है, सबको करना चाहिए ना फ्रेंड्स। चलिए नीचे देखेंगे क्या क्या है। और अब है ना फ्रेंड्स, मैं अभी आपको क्या बोल रहा था, जो ओशंस के अंदर जो पानी होते हैं ना, आप इसको मान के चलिए कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं ना। आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में, समुद्र के बीच में है ना, आप गए होंगे, तो वहां पे है ना फ्रेंड्स, पानी जो है ना आपने, और जब बड़े बड़े ओशंस होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे पैसिफिक ओशन हुआ, इंडियन ओशन हुआ, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, बड़े बड़े ओशंस हैं, समुद्र है धरती के ऊपर, है ना फ्रेंड्स। बोलने का क्या मतलब है, जो हमारे ओशन के पानी जो है ना, वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अब कितने टाइप में चलते हैं ये, एक हुआ वेव्स, सेकंड हुआ टाइड्स एंड करंट्स। अब इन तीनों में क्या डिफरेंट है वहां देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है, आप इस चीज को समझिए। 22 मार्च जो है ना फ्रेंड्स, वो सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे। आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 22 मार्च किस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 22 मार्च है वर्ल्ड वाटर डे। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स इन डिफरेंट वे से ना, हमें क्या करना चाहिए, पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए ना। अदरवाइज आपने देखा होगा फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर की कितने कमी है ना, स्कैर्सिटी है। देखेंगे फ्रेंड्स, अब ओशन वाटर क्या है, ओशन सर्कुलेशन, है ना फ्रेंड्स। जब आप ओशन के बीच से चलते हो तो वहाँ के है ना म्यूजिक सुनते हो, तो ये अपने आप में एक फैसिनेटिंग चीज है। इसी में इसमें ना फ्रेंड्स, हम क्या समझेंगे, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम उसी को समझेंगे। देखिए, अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स, अगर आपने तालाब में देखा होगा, वहां पे तो पानी रुका होता है, फिर भी जब विंड चल रहा होता है ना फ्रेंड्स, तालाब के पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा ना चलते हुए देखते हैं हमें, है ना। आपने कहीं ऑब्जर्व किया होगा। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। अभी मैंने बोला कि फ्रेंड्स, जो ओशन के वाटर जो है ना, समुद्र के पानी, वो कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं। इट इज नेवर स्टिल, बैठा नहीं रहता है ना। अपने आप में भी जो समुद्र का पानी है ना फ्रेंड्स, अपने आप में भी कहीं से यहाँ से वहां, जैसे देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये इक्वेटर है फॉर एग्जाम्पल, रफली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आपके इक्वेटर, जो इक्वेटर के जो पानी है ना, वो ऊपर पोल्स की तरफ जाते हैं, और जो पोल के पानी जो है ना फ्रेंड्स, पोल से वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। जो पोल से जो पानी आ रहा है ना ऊपर से, उसको हम कहते हैं कोल्ड कोल्ड करंट, है ना, कोल्ड करंट। और जो इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं ना, उसको कहते हैं हम वार्म करंट। देखते हैं फ्रेंड्स हम नीचे करंट्स को जब हम डिस्कस करेंगे। अब अभी मैं आपको क्या बोल रहा था, जो ओशंस का पानी है ना, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक जगह पे बैठा नहीं है ना। तो द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली, यानी कि जो ओशंस के अंदर है ना फ्रेंड्स, पानी मूवमेंट चलते रहते हैं। ब्रॉडली हम इस चीज को 3 मूवमेंट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक हुआ आपके वेव्स, सेकंड हुआ टाइड्स एंड थर्ड वन इज करंट्स। डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम एक एक करके, वेव्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं, करंट्स क्या होते हैं। जब हम बीच पे खेल रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वॉलीबॉल बोलो, है ना, वॉलीबॉल क्या, आप बीच पे जब खेल रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, तब बॉल फॉल्स इनटू द वाटर।
व्हाट हैपेंस, पानी से क्या होता है, जब आप बॉल खेल रहे होते हो बीच पे आप चले जाना, वहां पे आप बॉल पानी में डाल देना, तो क्या होगा, दिस फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, यानी कि पानी से क्या होगा, उस इनके पानी जो है ना फ्रेंड्स, ओशन के पानी से वो क्या होगा, बॉल जो है ना फिर से शोर आपके पास ही आएंगे ना। when the water on the surface of ocean rise and falls alternatively, है ना, यानी कि जो अब देखिए वेव्स क्या होता है, वेव्स क्या क्या होता है ना फ्रेंड्स, when the water on the surface of ocean, यानी कि ओशन के सरफेस के ऊपर ऑल्टरनेटिवली कभी ये राइज होता है, कभी फॉल होता है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं ना, उसी को हम कहते हैं वेव्स। आप याद रखिए, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, यानी कि जो ओशन सरफेस के ऊपर विंड जो है ना फ्रेंड्स, हवा के यानी तूफान के, हवा के, हवा से जो विंड पानी जो है ना ओशन के सरफेस का पानी, यानी कि ओशन के सरफेस का पानी मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ वहां यानी कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं ना, उसको हम कहते हैं वेव्स। यानी कि कभी अगर विंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग वेव होंगे, विंड कम होंगे तो थोड़ा कम वेव होंगे ना फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, मैं विंड की बात कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, वेव इस तरह आते हैं, इसको हम कहते हैं सुनामी। सुनामी क्या होता है ना फ्रेंड्स, अर्थक्वेक मैंने आपको पिछले की क्लास में कहीं बोला होगा, आप जाके वीडियोस को अच्छे से देख लेना, आगे फिर भी हम देखेंगे फ्रेंड्स अर्थक्वेक कैसे होते हैं ना। अर्थक्वेक का एपिसेंटर जहां से एनर्जी रिलीज होता है ना फ्रेंड्स, भूकंप जब पड़ती है, अगर वो समंदर के नीचे पड़ती है ना, तो क्या होगा, पानी है ना अपने साथ लेके शोर पे आएंगे ना, जैसे आप इसको समंदर का कोस्टल एरिया मानिए, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एपिसेंटर होगा अर्थक्वेक का, है ना, तो क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, पानी इस तरह से इस तरह पूरा है ना बड़े बड़े वेव्स बनाएंगे, तो इसको कहते हैं सुनामी। कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, सुनामी भी आप इसी चैप्टर में मिलेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपके साथ है ना, क्या होता है जब ओशन के सरफेस के ऊपर विंड से है ना, यानी कि हवा से पानी यहाँ वहां पर चले जाना, नीचे जाना है ना, इसको हम कहते हैं वेव्स। अब वेव्स को बड़े होने को कहते हैं हम सुनामी है ना। सुनामी कैसे होते हैं, अंडर वाटर जो है ना ओशन के अंदर भूकंप पड़ना, ज्वालामुखी फट जाना है ना, वोल्केनिक एरप्शन होना, तो इन सारों से बनते हैं हमारे सुनामी, है ना, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा विंड चलेंगे उतना वेव्स भी बनेंगे ना, ये आप समझ सकते हो। तो इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है ना फ्रेंड्स, अब स्ट्रॉम के टाइम क्या होता है, स्ट्रॉम आंधी तूफान चलते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है ओशन के जो है ना ह्यूज वेव्स बनते हैं। जैसे मान के चलिए थोड़ा बहुत हल्का हवा चल रहा होगा ओशन के ऊपर, तो ऐसे 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 वेव्स बनेंगे सिंपली, है ना। जब ज्यादा फिर हवा बहन स्ट्रॉम्स होंगे ना फ्रेंड्स, तो ऐसे थोड़ा बड़े होंगे, जब उससे ज्यादा बड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम उसको बोलेंगे सुनामी, है ना, यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, वेरी हाई स्पीड ह्यूज वेव्स, दिस में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, है ना फ्रेंड्स। अब जब सुनामी आते हैं ना, आपने देखा होगा 2004 में, है ना फ्रेंड्स, हमारे साउदर्न इंडिया में आया था, कोस्टल एरियाज में, तो फिर डिस्ट्रक्शन हुआ था, है ना। इसी तरह जब सुनामी आते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा, तो कोस्टल एरियाज में ना वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज्यादा तबाही मचा देते हैं ना। अब ये कैसे होता है सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, यानी कि जो पानी के अंदर है ना, यानी कि ओशन के फ्लोर में ना, इसको कहते हैं ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर के अंदर क्या होता है ना फ्रेंड्स, ज्वालामुखी हो फट जाते हैं, यानी भूकंप का जो एपिसेंटर वहां होते हैं, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अटलांटिक ओशन के नीचे है ना फ्रेंड्स, बड़े बड़े पहाड़ है ना, तो क्या होता है वो पहाड़ वहां पे लैंडस्लाइड होंगे ना, बोलने का हमें ये फैसिनेटिंग चीज है ना फ्रेंड्स। कभी कभी हमें सोचने लगते हैं कि भाई पानी के अंदर कौन सा पहाड़ हो गया ना, होता है फ्रेंड्स मिड ओशन एरिया के वहां पे, जब हम हायर क्लास में जाएंगे ना, वहां पे कैसे बनते हैं ये सारी चीजें हमें हायर क्लास में डिस्कस करने, मैंने आपको अभी बोला था ना। दैट मीन्स ये जो लैंडस्लाइड जो है ना फ्रेंड्स, अंडर वाटर में भी क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स होता है। दैट मीन्स लैंडस्लाइड कहाँ होंगे, अब ये हमें सोचने वाली बात है ना, कि भाई पहाड़ तो हमें धरती के ऊपर मिलते हैं, तो पानी के अंदर से कौन से स्लाइड्स हो गया। तो बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, पानी के अंदर भी यानी कि ओशन के अंदर भी क्या है, माउंटेन्स है। जब वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, तो क्या होता है, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, ओशन वाटर जो है ना वो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, शिफ्ट होता है कहाँ की तरह, कोस्टल एरियाज की तरह, है ना। तो क्या होगा, कोस्टल एरियाज में ऑब्वियसली वहाँ पे वाइल्डली डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, तबाही मचा देते हैं ना फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा, ह्यूज टाइडल वेव, यानी कि टाइडल जो वेव है ना वो बनते हैं इससे, इसको हम कहते हैं सुनामी, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझिए। अब ये है ना फ्रेंड्स, ये कितने होते हैं, 50 मीटर हाइट, यानी जो इसका जो वेव्स है ना सुनामी की, ये 15 मीटर होता है। 15 मीटर में जो वेव है ना फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से जब हायर क्लास में जाएंगे वहां पे हमें अच्छे से डिस्कस करना है। जैसे एक वेव है ना, इस तरह वेव, अभी इसका वेव जो है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम ट्रफ, है ना, ट्रफ, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। अब क्रेस्ट, इस ऊपर वाले को क्रेस्ट ट्रफ बोलते हैं, इस वेव के नीचे पार्ट बना, तो यहाँ से यहाँ आता है इसका हाइट,
यानी कि हाइट कितना है होते हैं इसका 15 मीटर टू 151। द लार्जेस्ट सुनामी मेजर जो है ना फ्रेंड्स, इसका कितने होते हैं देखिए 150 मीटर। तो आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, वेव अपने आप में जब सुनामी आते हैं ना अपने आप में कितना ये नेचुरल फिनोमिना होगा ना, तो इससे कितना तबाही मचते हैं वो तो आप देख सकते हो। अब जो है ना फ्रेंड, जो आपके सुनामी ये चलते हैं आपके 700 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 700 किलोमीटर पार करते हैं। अब खुद सोचिए। अब 2004 में जो आया था ना फ्रेंड्स हमारे साउथर्न इंडिया में, उसने क्या किया, वाइड सेपरेट डैमेज किया नहीं कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया है ना। अब यूट्यूब में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी, यानी कि जो इंदिरा पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, आप मैप खोलिए इंदिरा पॉइंट कहाँ है वो आप देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है ना। क्या हुआ था, सबमर्ज ने डूब गया था पानी के अंदर, इतना खतरनाक सुनामी आया था ना फ्रेंड्स। तो सुनामी क्या है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोला, सुनामी होता है ना फ्रेंड्स वो अंडर वाटर होते हैं, फिर वहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक का एपिसेंटर होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो इन चीजों से बनते हैं आपकी सुनामी है ना। 2004 में आया था, रिश्टर स्केल पे 9.0। रिश्टर स्केल क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, यानी कि अर्थक्वेक ने कितना एनर्जी रिलीज किया ना, तो ये सारे होते हैं आपके रिश्टर स्केल से। जो 9.0 था रिश्टर स्केल पे, तो आप खुद सोच सकते हो 9.0 तो बहुत ही ज्यादा है ना, खतरनाक होता है अर्थक्वेक का। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेना फ्रेंड्स। 10 to 15 मीटर टाइडल इन द डाउनवर्डली डायरेक्शन, तो इससे क्या हुआ, वाइड सेपरेट डैमेज हो गया ना फ्रेंड्स हमारे कोस्टल एरियाज में। आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो इंद्रपन वहां पे वो सबमर्ज हो गया था पानी के अंदर। तो इस तरह है ना फ्रेंड्स, सुमात्रा आइलैंड में इसका ये था। बर्मा जो है ना फ्रेंड्स, बर्मा प्लेट जो है ना, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दे रखा होगा, आप खुद पढ़िए ना फ्रेंड्स। यहाँ पे है इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, यानी कि जो एक प्लेट जो है ना उस इसके ऊपर ऐसे सबडक्शन हो जाते हैं ना, चढ़ जाता है ना बर्मा प्लेट के ऊपर। तो इस तरह से देखिए, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये मैंने आपको कहीं बार बोल चुका है फ्रेंड्स प्रीवियस के सारे वीडियोस में। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है ना, कन्वर्जन डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, वो मैंने पिछले के वीडियोस में आपको बोला था ना लिथोस्फीयर के क्लास में, यानी कि वीडियो में ना। यानी कि ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये प्लेट इसके अंदर ऐसे चले जाते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम सबडक्शन। ये हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम करेंगे ना, करने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे है ना, जो कोई इस वीडियो का फायदा ले रहा है क्लास 7 के। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये आप जरूर करिए, ये आपके लिए होमवर्क है घर में। उसके बाद है आपके टाइड्स। वेव्स तो हमने समझ लिया फ्रेंड्स, जो विंड के एक्शन से बनती है ना, या और बहुत ज्यादा बनती है तो आपको आपके भूकंप से या वोल्केनिक एरप्शन से या आपके अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब टाइड्स क्या होते हैं देखिए, अब रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, यानी कि कभी अप होना कभी डाउन होना, दो बार दिन में 2 बार होना रिदमिक, ये तो कंटिन्यूअसली रिदम है ना, ये तो रोज होता है फ्रेंड्स। ओशन वाटर का फॉल होना एंड राइज होना, तो हम इसको कहते हैं टाइड। यानी कि ये टाइड जो है ना फ्रेंड्स, ये रोज होते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। ये क्यों होते हैं, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ये आप नीचे देखेंगे। इट इज हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल, यानी कि हम उसको हाई टाइड बोलेंगे जो है ना फ्रेंड्स, क्या करेंगे, मच ऑफ शोर बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल, यानी कि पूरा वो शोर की तरफ आएंगे फिर वापस जाएंगे ना, तो हम उसको कहेंगे हाई टाइड। इट इज लो टाइड। अब लो टाइड किसको कहेंगे, व्हेन वाटर फॉल्स इन लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, यानी कि पानी ऐसे आ रहा है आपके, ये शोर है ना, शोर मीन्स आपके जो समंदर का किनारा है ना, अब पानी इस तरह आ रहा है, शोर के ऊपर आ रहा है, फिर से वापस जाने को हम बोलते हैं फ्रेंड्स लो टाइड, यानी हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड, आप समझ सकते हो ना फ्रेंड्स। अब ये क्या है, रिदमिक राइज, अब ये रोज होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के है ना वजह से। अब इसमें है ना फ्रेंड्स दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। अब नीप टाइड स्प्रिंग टाइड क्या होता है देखिए, अब स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जो है ना फ्रेंड्स एक्सर्ट करता है हमारा कौन, हमारा जो सन है ना फ्रेंड्स, सन एंड मून क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली ग्रेविटेशनल जो है ना फोर्स अपने साइड से खींचते हैं, तो क्या होगा, ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे आप देखिए ये हमारा सन है, यहाँ पर सन है ना फ्रेंड्स, पहले इसको डिस्कस करेंगे स्प्रिंग टाइड को। ये हमारा मून है, अब क्या कर रही है सन मून अपनी तरफ जो है ना फ्रेंड्स, ओशन के वाटर को क्या कर रहे हैं अपनी तरफ साइड खींच रहा है इस तरह है ना, तो क्या कर रहा है, तो धरती भी अपने साइड खींचेंगी ना, वो अपने अपने ग्रेविटेशनल पुल है सबका, तो धरती जब अपनी तरफ खींचते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से टाइड्स होते हैं।
तो सन एंड मून यहाँ से खींचते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन में सन मून एंड अर्थ जब स्ट्रेट लाइन में होता है ना फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। क्यों? सन एंड मून अपने तरफ से खींच रहा है समंदर के पानी को, है ना, अर्थ अपने साइड से खींच रहा है, तो यहाँ से अर्थ जब खींचेंगे अपने साइड से तो यहाँ पे टाइड्स आएंगे। सन और मून इस साइड से खींचेंगे तो इस साइड से टाइड्स आएंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स स्प्रिंग टाइड। यानी कि स्प्रिंग टाइड कब होता है? जब सन मून एंड अर्थ जो है ना फ्रेंड्स वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो यही लिखा है आपकी किताब में, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। यानी कि इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हाई टाइड होता है। क्यों? क्योंकि सन अर्थ एंड मून क्या है, स्ट्रेट लाइन में है जो है ना फ्रेंड्स। अब इस पे यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सन और मून दोनों में से ज्यादा कौन खींचते हैं? तो सवाल जवाब क्या है फ्रेंड्स? मून। क्यों? मून नजदीक है हमारे धरती से, पृथ्वी से नजदीक कौन सा है हमारा? चंद्रमा यानी कि चांद है ना, दैट्स व्हाई चांद ज्यादा खींचते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, अब फुल मून एंड न्यू मून, फुल मून पूर्णिमा, न्यू मून अमावस्या ना, ये सारी चीजें है ना फ्रेंड, मैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 में आपको फुल मून कैसे बनती है, न्यू मून कैसे बनती है, जैसे यहाँ पे मून है ना फ्रेंड, इसको एक मिनट में रब करता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स आपके फुल मून एंड न्यू मून। जैसे सन की किरणें मून के, ये जो है ना फ्रेंड्स, मून ऐसा है तो पृथ्वी के ऊपर इस तरह चक्कर मारते हैं, हमारा मून है ना इस तरह से चक्कर मारते हैं। यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, ये इसका ऑर्बिट है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ना। फिर है ना फ्रेंड्स, मैंने इन चीजों को मैंने आपके साथ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 में वहां पे अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था कि फुल मून कैसे बनती है, न्यू मून कैसे बनती है। ये है मून का ऑर्बिट है ना, धरती के ऊपर ऐसे चक्कर मार देना। अब क्या है ना फ्रेंड्स, मून का फेज ये है, इस साइड से जो है ना फ्रेंड्स, फेज कहाँ है? आप सन इस तरफ पड़ रहे हैं ना, सन के मून के ये वाले फेस पे, तो हमें मून जो है ना फ्रेंड्स वो दिखाई नहीं देता है ना, तो इसको हम कहते हैं न्यू मून। इसको हम हिंदी में अमावस्या कहते हैं ना, अमावस्या। जब मून के यहाँ आएंगे ना फ्रेंड्स, मून यहाँ पहुंचे आप, तो अब क्या होगा, सन का जो है ना फ्रेंड्स पूरा जो है ना किरणें मून के फेस के ऊपर पड़ेंगे, तो हमें क्या होगा? न्यू यानी फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं ना। अमावस्या एंड पूर्णिमा वो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया था कि न्यू मून और फुल मून कैसे बनते हैं। यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जब सन मून एंड अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना, तो बनते हैं हमारे हाई टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड। चाहे आप हाई टाइड बोलो चाहे आप स्प्रिंग टाइड बोलो, दोनों सेम है ना। अब यहाँ पे क्या मामला है, देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे मून फिर स्ट्रेट लाइन में तो आ रहा है ना, पूर्णिमा के टाइम भी, यानी कि फुल मून के टाइम भी मून यहाँ पहुंचे तो फुल मून है ना फ्रेंड्स, तो तीनों फिर स्ट्रेट लाइन है ना, फिर आपके बनते हैं आपके फिर भी स्प्रिंग टाइड। यानी कि फुल मून एंड न्यू मून हो और सन मून एंड अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में होगा ना फ्रेंड्स, तब हमारा बनता है स्प्रिंग टाइड। और जब सन मून एंड अर्थ जो है ना फ्रेंड्स वो 90 डिग्री एंगल पे होता है ना, तो बनते हैं हमारे नीट टाइड है ना। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल जो है ना फ्रेंड्स, मून का यहाँ चले जाएंगे, सन यहाँ हो, सन क्या है स्टेशनरी है ना, तो यहाँ होगा, अर्थ अपने हिसाब से खींचेंगे तो है ना फ्रेंड्स 90 डिग्री एंगल बनता है, तो इसको हम कहते हैं नीप टाइड। ये आप समझ सकते हो। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, there's the sun moon and the earth are in the same line and the tides are highest। जो मैंने अभी आपको बोला, क्या होगा, फुल मून एंड न्यू मून होता है ना फ्रेंड्स, न्यू मून कहाँ होगा, यहाँ पे, फुल मून घूम के यहाँ आएंगे। न्यू फुल मून क्यों? क्योंकि जो सन की किरणें जो है ना फ्रेंड्स वो डायरेक्टली मून के फेस के ऊपर पड़ेंगे, तो हमें क्या दिखाई देता है, धरती से फुल मून। जब यहाँ आते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या होगा, मून का फेस जो है ना वो सन के ऊपर है, तो मून का जो पिछला वाला फेज है ना वो हमारे तरफ है, तो हमें क्या, मून पूरा दिखाई नहीं देता है ना फ्रेंड्स, तो ये होता है। बोलने का क्या मतलब है, जब सन मून एंड अर्थ जो है ना फ्रेंड्स एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, चाहे वो फुल मून हो, फुल मून ये हुआ आके, न्यू मून ये हुआ, तभी जाके हमारे यहाँ क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स, जिसको हम हाई टाइड बोलते हैं ना। बट व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, यानी कि यहाँ पे होगा मून, या नहीं, या यहाँ पे भी हो सकता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ भी ऐसे एंगल बनेंगे ना, तो हम इसको कहेंगे हम नीप टाइड। यहाँ पे आप समझे होंगे। तो फ्रेंड्स टाइड को यानी स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स को मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर लिया। और हाई टाइड से क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये नेविगेशन के लिए बहुत फायदे होते हैं। जब स्प्रिंग टाइड्स होते हैं ना, यानी कि स्प्रिंग टाइड्स जो है ना फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, नेविगेशन के लिए बहुत फायदे होते हैं। वाटर जो है ना फ्रेंड्स उसका लेवल बढ़ जाते हैं शोर्स के साइड्स, उससे क्या होता होता है ना फ्रेंड्स, जो शिप होते हैं ना वो समंदर में चल रहे होते हैं,
वो क्या होगा, पानी के थ्रू ऑटोमेटिकली वो हार्बर पे यानी बंदरगाह पे वो इजिली पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि पानी जो है ना फ्रेंड्स अपने फोर्स से वो धक्का मार के वो पहुंच जाएंगे बंदरगाह पे। उसके बाद क्या है, हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्पिंग फिशिंग। क्यों, फिश की जो समंदर के यहाँ पानी होगा, फॉर एग्जाम्पल टाइड होने से ये बाहर शोर पे आएंगे ना फ्रेंड्स, तो सारे यहाँ के पानी शिफ्ट करके यहाँ आएंगे, अपने साथ फिश को भी लेके आएंगे, तो फिशिंग कैच के लिए ये बहुत ही फायदे होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला शोर के पास आएंगे सारे मच्छी जो समंदर के बीच में बैठा होता है ना। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस, यानी कि कुछ जगहों पे तो टाइड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, ये आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। तो ये हुआ कुछ आपकी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना भूल गया था फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे सुनामी। यानी कि सुनामी जो है ना फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है, जापानीज वर्ड, इसका क्या मतलब होता है, हार्बर वेव्स। क्यों, एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉय व्हेनेवर देयर इज सुनामी। क्यों, हार्बर वेव्स का क्या मतलब है फ्रेंड्स, बंदरगाह जो है ना वो पूरा डूब जाते हैं जब सुनामी आते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। मैंने आपको बोला कि सुनामी बहुत खतरनाक होता है ना, क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका जो लास्ट जो ओशन मूवमेंट है ना, वो है आपके ओशन करंट्स। ओशन करंट्स यानी कि टाइड्स एंड वेव्स को मैंने आपको क्या बोला था, वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि पानी इस तरह चलते हैं ना, इस तरह। बट ओशन करंट जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, इस तरह से चलते हैं, बड़े बड़े है ना ओशन, समंदर में पानी जो है ना फ्रेंड्स हजारों मीलों किलोमीटर ऊपर से यहाँ से वहां चलते रहते हैं ना, इसको हम कहते हैं करंट्स, आप समझ सकते हो। अब दुनिया भर में जब आप वर्ल्ड मैप खोल के देखेंगे ना फ्रेंड्स, दुनिया भर में अलग अलग कोल्ड करंट्स होते हैं, फिर वार्म करंट्स होते हैं। मैंने अभी आपको बोला जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह है ना, जैसे हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर का जो वार्म वाटर जो है ना, गर्म पानी, वो ऊपर चले जाते हैं पोल्स के साइड, और पोल्स के जो पानी है ना वो इक्वेटर से के साइड से आते रहते हैं, तो ये मतलब चलते रहते हैं ना फ्रेंड्स ओशन के वाटर में, जो मैंने आपको अभी बोला कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, ओशन के मूवमेंट वाटर जो है मूवमेंट करते रहते हैं ना, इसी को हम कहते हैं ओशन करंट्स। यानी कि ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग constantly on the ocean surface in a definite direction। बट इसका क्या है ना फ्रेंड्स, इसका अपने आप में एक फीचर क्या है ओशन करंट्स का, इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है ना, एक डायरेक्शन में ये चलते रहते हैं। अब ओशन करंट्स वार्म में भी हो सकते हैं और कोल्ड ओशन करंट्स भी हो सकते हैं। अब वार्म ओशन करंट्स क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बोला इक्वेटर से चलते हैं टुवर्ड्स द पोल, यानी कि ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं ना पानी, उसको हम कहते हैं वार्म वाटर। और पोल से जो इक्वेटर के साइड से आ रहे हैं ना, इक्वेटर के साइड, उसको हम कहते हैं कोल्ड ओशन करंट्स, है ना फ्रेंड्स, ये इतना आप समझ सकते हो। जैसे कि आपके लब्राडोर करंट्स, ये क्या है, कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, वार्म करंट है, वो हम देखेंगे नीचे मैप में। अब है ना फ्रेंड्स, ओशन करंट जो है ना, जैसे आप देखिए यहाँ पे कोई एरिया होगा, यहाँ पे एक ओशन करंट जा रही होगी ना इस तरह। अब ये एरिया थोड़ा ठंड होगा, अब जो करंट जो है ना फ्रेंड्स वो आ रही होगी आपके इक्वेटर साइड से। अब इक्वेटर साइड के करंट क्या है, वार्म है। अब ये जो ठंड जो एरिया है ना फ्रेंड्स, जो एरिया है, मैंने अभी आपको बोला, अब इस एरिया पे असर पड़ेगा कि नहीं, टेम्परेचर पे जरूर पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इस एरिया पे अब अगर आप देखिए जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है ना, एक्चुअल में वो बहुत पोल के करीब है ना, बट वहां पे जो आपके बंदरगाहें है ना, वो फ्रीज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम की वजह से है ना, वो हम जब डेप्थ में जाएंगे आगे क्लास में वहां हम डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपके नॉलेज के लिए। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो कंट्रीज में वो है पोल से करीब। अब वहां पे पोल के करीब होने का क्या मतलब हो, वहां के वाटर फ्रीज होना चाहिए ना, बट ड्यू टू यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, ये जो अपने आप में एक वार्म ओशन करंट है, उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, वहां का टेम्परेचर पे काफी असर पड़ता है, और वहां के बंदरगाहें जो है ना वो फ्रीज नहीं होते हैं, तो अपने आप में टेम्परेचर की कंडीशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। अब ओशन करंट ब्रिंग वार्म वाटर ओवर द लैंड सरफेस, मैंने अभी आपको बोला था एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड वाटर जो जहाँ पे मिलते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, फिशिंग ग्राउंड्स के लिए। यानी कि यहाँ से एक कोल्ड कोल्ड करंट आ रहा होगा, यहाँ से वार्म करंट, जब ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे भी दुनिया के किसी एरिया में भी, तो ये फिशिंग के लिए यानी कि फिशिंग ग्राउंड्स के लिए बहुत ही अपने आप में बहुत ही फायदा होता है ना। यहाँ पे एक मैप है मैप है फ्रेंड्स, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए मैं आपको दो करंट्स बोल रहा हूँ जो मिलते हैं, फिर वो फिशिंग के लिए बहुत ही जरूरी। जैसे ये देखिए फ्रेंड, जापान से ना एक है यहाँ पे ओयोशियो करंट्स, ये क्या है, कोल्ड करंट है। बट कुरोशियो करंट ये क्या है, वार्म करंट है। जब इन दोनों का यहाँ मिलता है ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा फिशिंग ग्राउंड्स के लिए माने जाते हैं ना,
दैट्स व्हाई ये अपने आप में ज़रूरी है ना। तो ये सारे करंट्स हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स क्या हुआ, है ना फ्रेंड्स? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बेंगुला करंट, ये फ्रेंड है ना फ्रेंड्स। अगर हमारे इंडियन ओशन में भी देखेंगे बहुत सारे करंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे हायर क्लास में। जितने जितना आपने है ना फ्रेंड्स आपकी इस किताब में, उतना हम आप लेने की कोशिश करिए, और आप इस मैप को अपने हिसाब से एक पार्ट पढ़िए ना जूम करके। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ इन्फॉर्मेशन। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जांपल्स। अभी मैंने आपको बोला जो जापान एंड नॉर्थ अमेरिका में ना कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कोल करंट हो, वो आप करंट जब ऐसे मिल जाते हैं ना, तो फिशिंग के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं ना फ्रेंड्स। अपने आप में ये बहुत फायदा है करंट्स। अब इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, एरिया वेयर, अब जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट मिलता है ना फ्रेंड्स, वहाँ क्या होता है, एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अब इसके फायदे भी है और नुकसान भी। नुकसान क्या है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मिलता है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉगी हो जाता है। एक करंट यहाँ से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये करंट है, ये करंट है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे ये मिलता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, वेदर जो है ना फॉगी टाइप हो जाता है, उससे नेविगेशन के लिए बहुत ही ये प्रॉब्लम हो जाता है ना फ्रेंड्स। अपने आप में ये इन्फॉर्मेशन है। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के चैप्टर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय।